तो सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम किसी भी प्रकार का जब भी कार्यक्रम आरंभ करते हैं, तो एक मंगल कामनाएँ प्रारंभ में करते हैं कि ये कार्यक्रम निर्विघ्नता से समाप्त हो। तो उसी श्रृंखला में प्रारंभ में मैं अ, आह्वान करता हूँ सुमन्या का कि वो जेएनयू की ही स्टूडेंट है अपने संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान की एमए की। तो आप कृपया मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का प्रारंभ कीजिए। सुमन्या। नन्नामा अखिला लोका शोकाशमनम् यन्नामा पारा पयोधि तारणा विधो यन्नामा पीना प्लवः हरि राम 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 यन्नाम श्रवणा पुनति स्वपचा प्राप्नोति मोक्षं शितो तं श्रीरामहं महिषावरदम् वन्दे सदा सादरामि हरि राम 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 ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। धन्यवाद सुमन्या। और अन्य कहीं से भी ये आवाज आ रही तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा ताकि व्यवधान अन्यथा प्रकार का सुनाई ना दे। तो जिस प्रकार से हमने बात कर रहे थे, जो एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, तो आदरणीय सर का भी सुझाव था और हम सबका ये मानना था कि समय हम एक लेकर के चले हैं एक कठिन दौर में, जिसमें हमने भले कुछ लोग कोरोना से पॉजिटिव हो जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमें नेगेटिव रह के हमें अपने माइंडसेट में पॉजिटिविटी लानी है कि हमें सकारात्मक एक रुख के साथ, सकारात्मक अपने मन के साथ
कार्य करने हैं, तो उसी संदर्भ में हमने ये निर्धारित किया था कि जब हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, तो कुछ हमारे मध्य से हमारे प्रियजन, किसी न किसी के आस-पास से हमारे प्रियजन इस इहलोक से परलोक को सिधार गए हैं, परम वैकुंठ को प्राप्त किए हैं। अतएव हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण करेंगे सामूहिक रूप से, ताकि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और इस महामारी से भारत सहित पूरे विश्व को शांति प्रदान करे। तो हम 1 मिनट का मौन धारण करते हैं सर। ओम शांति, शांति, शांति। तो सर, जैसा कि हम ये जानते हैं कि आज की जो संगोष्ठी है, इसको संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं शंकर देव रिसर्च फाउंडेशन गुवाहाटी असम, इनके तत्वावधान में, संयुक्त तत्वावधान में इसको निर्धारित किया गया है। संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विषय में सबको पता ही है कि यहाँ पर विविध शास्त्रों की अध्ययन अध्यापन आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में लेकर के किया जाता है। और शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन के विषय में आपके लिए एक छोटी सी सामान्य जानकारी मैं देना चाहूंगा कि ये अभी 1 से 1.5 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ था। पूर्वोत्तर भारत में पहले इसको निर्धारित किया गया कि यहाँ पर शंकरदेव जी, जो श्रीमंत शंकरदेव हैं, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत और वैष्णव धर्म के लिए, विशेष रूप से वैष्णव धर्म के लिए और हमारी सनातन धर्म परंपरा जो है उसके ध्वज का वाहक बनते हुए उसको प्रसारित किया। और उसी संबंध में इसका जो एक सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा, वो ये है कि किस प्रकार से जो हमारी सनातनता है उसको हम कैसे प्रचारित करें और अकादमिक क्षेत्र में जो शोध गुणवत्ता है या फिर जो शिक्षक प्रशिक्षण है अथवा कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिन्हें जिन्हें हमें सुधारने की आवश्यकता है, तो उनके विषय में कैसे चर्चा की जाए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जाए, उसके क्षेत्र में शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन कार्य कर रहे हैं, जिसके संयोजक जो हैं, अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्री दिव्य ज्योति मान जी हमारे साथ हैं। अब एक बार मैं इस कार्यक्रम में जो एक परिचय देना मैं अपना दायित्व समझूंगा कि यहाँ पर कार्यक्रम में कौन-कौन हमारे साथ किसका सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो उसमें सर्वप्रथम जो हमारे अ, इस संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान हैं, प्रोफेसर कपिल देव मिश्र गुरुजी। आप कुलपति हैं श्री रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश के। वैसे तो ह्यूमैनिटीज में, मानविकी में आपके अन्य विषयों में प्रवीणता आपको प्राप्त है, किंतु सोशल साइंस, आर्ट, शास्त्रिक ट्रेडिशन, फंडामेंटल साइंस, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदि जो विषय क्षेत्र हैं, उसमें आप विशेषज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त आप अनेक प्रकार की जो सरकारी गतिविधियां हैं, जो सरकार शैक्षिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में जो करती है, उसमें आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होता है। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में जो आए हैं आज, जिनका हमें मुख्य वक्ता के रूप में सानिध्य प्राप्त होगा, वह है श्रीमान प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी सर। आप वाइस चांसलर कुलपति सर हैं, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश,
और वर्तमान में आप मेंबर भी हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के, तो जो कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ की है। और आपका विषय जो है मुख्य रूप से वो है हिंदी। स्वच्छ भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये 2 पुस्तकें हैं, ये भी आपके द्वारा लिखी गई हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे अध्यक्ष के रूप में प्रारंभ से हमको सानिध्य प्राप्त हुआ है श्रीमान प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर का। आप संस्थान के अध्यक्ष हैं हमारे संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के, और इस संस्थान को लगातार पुष्पित पल्लवित करने का जो कार्य है वो आपके सानिध्य में इसको प्राप्त हो रहा है। और जब से आप आए हैं आपने यहाँ पर रिसर्च को की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए आपने काफी कार्य किए हैं, जैसे कि मंथली संगोष्ठियां आयोजित करना जो शोध के विषय में कार्य करें, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से प्रशासन ने जो कहा है उसके माध्यम से शोध को बढ़ावा देना, और धर्मशास्त्र के आप विषय विशेषज्ञ हैं। और विशेष रूप से कि जब भी आयुधों का जब ट्रायल होता है भारत में तो उसमें भी यदि कभी नामकरण आदि रखा जाता है तो उसमें भी आपको सरकार आमंत्रित करती है, और जो भारतीय विदेश नीति है उसमें भी आपके लेक्चर्स समय समय पर उन्हें प्राप्त होते हैं। इसी पंक्ति में अब क्योंकि एक ऑफिशियल ये संयोजन किसके द्वारा हुआ है उनके विषय में चर्चा करना चाहूंगा। तो संयोजन जो है हमारा, जो संयोजक हैं वो है आदरणीय हरिराम मिश्रा सर। आप स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर हैं, और वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद हैं। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस डार्टमाउथ बोस्टन यूएसए में, उसमें आप एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में अपना समय वहां भी साथ साथ में दे रहे हैं। इसके साथ आपने वाराणसी से शास्त्रों की शिक्षा ली है और इलाहाबाद में शोध कार्य किया, और दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान में निष्णात है। आयुर्वेद, पर्यावरण, सतत संधारणीय विकास, प्राचीन भारतीय परंपरा एवं वनवासी समाज आदि को लेकर के इंडोनेशिया जावा साहित्य को लेकर के आपके अंडर रिसर्च हुए हैं और अन्य रिसर्च हो रहे हैं। पूर्व में आप अमेरिका, कनाडा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, यूरोप जैसे देशों में भी गए हैं। तो ये आपके सानिध्य में ये आयोजन किया जा रहा है। और इसके बाद जो इसके सह संयोजक के रूप में हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो वह है श्री डॉक्टर दिव्य ज्योति महंत सर। आप डीन हैं कृष्णकांत हैंडिकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी असम, और रिनोन्ड मैथमेटिशियन है आप। मेंबर हैं आप आईसीएस संगीत नाटक एकेडमी के, और मेंबर हैं आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन कमेटी असम के। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस कार्यक्रम में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान एवं शंकर देव रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में। इसी श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री हरिराम मिश्रा सर के लिए कि आप कृपया अपना एक प्रास्ताविक वक्तव्य देकर कार्यक्रम के विषय में संबोधित करें। आदरणीय हरिराम मिश्रा सर। आप सबको बहुत नमस्कार, अभिनंदन। क्योंकि आज हम बड़ी संकट की घड़ी में हैं और भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। कहाँ से ये समस्या आविर्भूत हुई इसको भी हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, किंतु हम उसको भूलने नहीं देंगे। और जो समस्या है उस समस्या को बड़े धैर्य से, क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि दुश्मन सामने नहीं दिखता है, तो दुश्मन सर्वत्र है। वो जैसे भगवान सर्वत्र होते हैं वैसे ही ये दुश्मन भी सर्वत्र है, ये मान करके जब हम व्यवहार करेंगे। और सबसे बड़ी प्राथमिकता, चाहे हम वेदों को देखें, कालिदास को देखें या आज के जीवन को भी देखें, तो जीवन जो है वह बना रहे, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। स्वास्थ्य बना रहे, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तभी कोई भी हमारा व्यापार, कोई भी हमारा एकेडमिक डिस्कोर्स, कोई भी चिंतन, मनन, ध्यान, निधिध्यासन, प्राणायाम, ये सब तब चलेगा जब हमारा
शरीर ठीक रहेगा, और शरीर ठीक रखने के लिए जो एक आंतरिक दुश्मन है, इससे निपटने के लिए हम सतत सन्नद्ध रहेंगे। जो भी प्रिस्क्राइब्ड ICMR के प्रिस्क्राइब्ड वेबसाइट के माध्यम से या उनकी न्यूज के माध्यम से जो हमें प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त हो रहा है, उसके अनुसार हमारा अगर व्यवहार रहेगा तो निश्चित रूप से हम इस संकट को जीतेंगे। कुछ बड़ी विसंगतियां भी हमें दिखाई पड़ी समाज में। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था कि हमारा देश तो ऋषियों का देश है, हमारा देश ज्ञान विज्ञान का देश है, हमने विज्ञान में इतनी उन्नति की थी, हमने सांस्कृतिक जीवन में इतनी उन्नति की थी, हमने यह माना था कि विश्व के जितने मानव हैं या जितने प्राणी हैं उन सब में वही चेतना है जो हम में है, जो मुझ में है वही सब में चेतना है। फिर हम कैसे आपत्ति के समय में हमारा व्यवहार क्रूर हो जाता है, इन सब बातों से मन व्यथित होता है। फिर भी हमें इन व्यथा के काल में भी हमें इनसे उबर करके, और जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, उसको हम अपने जो हमारा प्राचीन ज्ञान है और उस प्राचीन ज्ञान का जो सार है, इसेंस है, उसको लेकर उसको लेते हुए जो वर्तमान हमारा व्यवहार, क्योंकि जब तक हम कहते हैं वर्तमानेन कालेन वर्धन्ते विचक्षणाः, जब तक हम वर्तमान को ठीक नहीं कर पाएंगे तो भविष्य नहीं ठीक हो सकता है। और उस वर्तमान को ठीक करने की दिशा में जो सरकार प्रयास कर रही है, उसको भी कुछ लोग संदेह की दृष्टि से जब देखते हैं तो और कष्ट होता है। उनके पास यह सामर्थ्य तो नहीं है कि उसका अल्टरनेटिव कुछ अच्छा प्रस्तुत करके तब निंदा करें, किंतु वो उसी में इस तरह के व्यवहार प्रकट करते हैं कि जैसे वो कुछ अच्छा कर भी सकते हैं, जबकि करना कुछ नहीं है। तो मुख्य ये है कि आज का दिन हमारा ऐसा है कि हम कुछ करके दिखाएं, और हम अपने देश को, सबसे पहले हम अपने देश को व्यवस्थित करें, फिर पूरा विश्व है हमारे सामने। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा उद्घोष है, उस उद्घोष को हमें मानते हुए भी पहले हमें अपने देश को व्यवस्थित करना है। क्योंकि जब हम संकट में होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लोग खड़े हो जाएं ये आवश्यक नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं जो विपरीत परिस्थितियां भी पैदा करते हैं, और क्योंकि जैसे ही आप विकास की ओर बढ़ने चलोगे तो लोगों की आंख में किरकिरी होती है, वो पड़ोसी देशों के भी आंख में किरकिरी होती है। और जो आंतरिक माने, क्योंकि चाणक्य ने आंतरिक कोप को बड़ा महत्व माना था। वो कहता था कि जितने भी शासक हैं, बाह्य कोप की अपेक्षा बाहर से जो आक्रांत आएगा वो तो नोन होगा, उसको हम जानते होंगे, किंतु जो आंतरिक कोप पैदा करने वाले होते हैं उनसे भी निपटने के लिए हमारी अच्छी ताकत होनी चाहिए, अच्छी शक्ति होनी चाहिए। इस भूमिका के साथ आज के विषय में जो शोध की गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण, मैंने भारतीय संस्कृति की चर्चा की थी। इस संस्कृति में आचार्यों का इतना बड़ा महत्व था कि वह समाज को दिशा देने का कार्य करता था। वह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधानों के साथ साथ ऐसे विद्यार्थी तैयार करता था जो नैतिकता से भरपूर होते थे, जो आध्यात्मिकता से भरपूर होते थे। आज स्पिरिचुअलिटी मिसिंग है, वर्ल्ड वाइड मिसिंग है। मैं केवल भारत को या भारतीयों को दोष नहीं देना चाहता हूँ। वर्ल्ड वाइड जो एक नैतिकता नाम का गुण होता है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, हम ये कहते तो हैं हम कि सभी में वही आत्मा है, किंतु वास्तव में व्यवहार के समय में हम ये भूल जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में जो हमारे ऋषियों ने जिस ज्ञान और विज्ञान का आविष्कार किया था, हम विश्वगुरु कहलाते थे। आज इसको मजाक बनाते हैं। मैंने सुना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा है कि भारत सरकार तो विश्वगुरु बनने जा रही थी, आज तो वो सड़क पर खड़ी है। मैंने कहा कि भारत सरकार नहीं बन पा रही है, भारत सरकार नहीं बना पा रही है, आप क्यों नहीं बनाते हो? आपने कम से कम उपहास करने की अपेक्षा प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम विज्ञान की अथवा सामाजिक विज्ञान की, राजनैतिक विज्ञान की, अर्थ विज्ञान की कौन सी ऐसी धारा है, कौन से ऐसे मूल बिंदु हैं, प्रजातंत्र की कौन से ऐसे मूल बिंदु हैं जिनका आश्रय लेकर के आज की जो समस्या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आज की जो समस्या है, क्या उसके निस्तारण में हम समर्थ हैं? तो
केवल यह दिखा देना कि नहीं आज हम बहुत विसंगति में फंसे हुए। ठीक है, विसंगतियां आती हैं, किस सोसाइटी में विसंगतियां नहीं आई। यह सहस्राब्दियों का जब हम इतिहास देखते हैं तो कहीं हमारे ऊपर विश्व युद्ध थोपे जाते हैं, कहीं हमारे ऊपर आंतरिक लड़ाई थोपी जाती है, कहीं हमारे ऊपर बाह्य लड़ाई थोपी जाती है। ये सारी विसंगतियां आती हैं और उसमें जीवन हानि भी होती है, बहुत आत्मीय लोगों की हानि होती है। हमारे लिए तो एक पक्षी भी आत्मीय है। वाल्मीकि रामायण का अगर हम उद्भव देखें तो मां निषाद प्रतिष्ठाम तो मगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। एक मिथुन में से एक की हत्या को देख करके वाल्मीकि का मन व्यथित हो जाता है और उनका शोक है वह श्लोक के रूप में आविर्भूत हो जाता है। और इसी प्रकार से मदे माने एक भी व्यक्ति या एक भी पक्षी अगर मारा जाता है तो हमारा मन व्यथित होता है। आज तो हम न जाने कितने लोगों को वैधव्य जीवन जीने के लिए मजबूर होते देख रहे हैं, या बच्चों को अनाथ होते देख रहे हैं, माता पिता को असहाय होते देख रहे हैं। ये सारी विसंगतियां हैं, किंतु इन विसंगतियों को दूर करने का अगर शिक्षण संस्थानों के माध्यम से या रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो शोध की गुणवत्ता है, क्योंकि हम जब तक अपने ज्ञान का रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं करेंगे, रिसर्च ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, आज हमें किस ज्ञान की आवश्यकता है, चिकित्सा शास्त्र के किन सिद्धांतों की आवश्यकता है, और उन सिद्धांतों की खरी कसौटी में उतरने के बाद उनके व्यावहारिक प्रयोग के क्या अवसर है। आज हमने दवा तो बना ली कोवैक्सीन, किंतु व्यावहारिक प्रयोग के लिए हमें जो द्रव्य चाहिए वो द्रव्य कुछ देश देने से माने मानवता या इनह्यूमन बिहेवियर उनका देखने लायक है, मानवता विरोधी उनका बिहेवियर देखने लायक है। कि इस समय सहयोग करके सारे विश्व को एक साथ होकर के इन विसंगतियों के निस्तारण के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि विश्वविद्यालयों में जो अनुसंधान उनमें रिपीटिशन हो रहा है, मैं कई प्लेगराइज्ड थीसिस देखता हूँ। नहीं करना है मत करिए, किंतु प्लेगरिज्म तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो शोध की गुणवत्ता कैसे आए, उसमें अच्छा ब्रेन क्यों आकृष्ट हो। आज मैं देखता हूँ ज्यादातर जो अच्छा ब्रेन है वो या तो आईआईटीज की ओर भागता है, वो भी रिसर्च के लिए नहीं, वो किसी मल्टीनेशनल में काम करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, या फिर आईएएस बनने के लिए लालायित रहता है क्योंकि वहां पैसा और पावर का गेम है। तो मेरा ये कहना है कि अनुसंधान में गुणवत्ता तब आएगी जब अच्छा ब्रेन उसकी ओर आकृष्ट होगा, और यह केवल शासकीय सहयोग से नहीं चलेगा। मैंने कई प्रोजेक्ट्स को देखा है, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अच्छे काम नहीं होते हैं, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होते हैं। विश्वविद्यालयों में जो अनुसंधान की पद्धति है उसमें गुणवत्ता आना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर मैं रिसर्च को देखता हूँ तो जितनी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो भी रिसर्चेज हो रही है वो प्राइवेट फंडिंग के थ्रू हो रही है। वहां तमाम इंडाउमेंट पॉलिसी होती है, उसके थ्रू जो पैसा आता है उसके माध्यम से रिसर्च होता है, और उससे अध्यापकों को भी फायदा होता है, समाज को फायदा होता है, पूंजीपतियों को फायदा होता है, उससे विकास होता है। तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो अडानी अंबानी ग्रुप हैं, या जितने भी टाटा बिरला है, टाटा ने बहुत काम किया है, जो आईआईएससी बंगलौर है वो उन्हीं के माध्यम से संस्थापित हुआ। तो जब तक यह इन्वायरमेंट नहीं तैयार होगा, और उसमें क्वालिटी का नियंत्रण भी है, क्योंकि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो निश्चित रूप से क्वालिटी कंट्रोल करने की भी, और अध्यापकों को भी अपने व्यवहार को बदलना होगा, छात्रों को अपने व्यवहार को बदलना होगा, क्योंकि जब तक शोध में गुणवत्ता नहीं होगी तब तक हम विश्व गुरु बनने की कल्पना नहीं कर सकते। और जहां तक रही बात शिक्षक प्रशिक्षण की, तो शिक्षकों में गुणवत्ता आए पहले चयन प्रक्रिया से ही ये चीज प्रारंभ हो जाती है, कि जब हम चयन करते हैं विश्वविद्यालयों का, जब हम चरित्र बना रहे होते हैं विश्वविद्यालयों का की जब हम संरचना कर रहे होते हैं, तो महामना मदन मोहन मालवीय ने बिना जाति, बिना क्षेत्र, बिना किसी प्रकार के भेदभाव का विचार किए हुए संपूर्ण विश्व से अच्छी स्कॉलरशिप को ले जा करके वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण
का निर्माण किया। इसी प्रकार से प्रयाग विश्वविद्यालय में एक से एक बड़े बड़े विद्वानों को खोज खोज करके ला करके अच्छे विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया और विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अच्छे काम किए। क्योंकि यहाँ से जाकर के विश्व में काम करना और यहाँ की ट्रेनिंग के माध्यम से करना, वहां से आकर के आजकल वैज्ञानिक आते हैं, यहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके सामने विभिन्न प्रकार की बाधाएं होती हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंने रिसर्च फाउंडेशन बना करके एक बहुत बड़ा काम किया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है, जिसके माध्यम से माने इस नई शिक्षा नीति में अभी कट्टी मनी सर हैं, वाइस चांसलर हैं, हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, और हमने उनको जब सुना था एनसीईआरटी में पहली बार, तो उनके जो भाषा विज्ञान के पक्ष हैं, उनके जो जनजातीय संदर्भों में जो क्षेत्रीय विज्ञान है उसके प्रति जो अभिरुचि है वो स्पृहणीय है, आदरणीय है। वास्तव में उन्होंने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में और समाज के साथ जुड़ करके जो उन्होंने कार्य किया है वह निश्चित रूप से अद्भुत है। तो अभी उनके माध्यम से आप सब सुनेंगे कि किस प्रकार से हम शिक्षकों की नियुक्तियों में से लेकर के और उनमें एक राष्ट्र के प्रति भावना हो। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्र की उन्नति संभव है जब हम आत्मोन्नति करेंगे। जब आत्मोन्नति करेंगे तो परिवार की उन्नति, कुटुंब की उन्नति, क्षेत्र की उन्नति और राष्ट्र की उन्नति, उससे विश्व की उन्नति ये संभव है। तो उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हमें अपना उत्कर्ष करना है, उसके लिए आत्मोत्कर्ष करने के लिए जो उत्सुक है उसके लिए हमें अवसर उपलब्ध कराने हैं, उसके लिए हमारा यह दायित्व बनता है। संस्कृत अध्ययन केंद्र इस मामले में प्रगत है और अच्छा कार्य कर रहा है। हम अपनी सेवाएं ऑफर करते हैं, कहीं पर भी हमारी आवश्यकता है हम वहां पर काम करने के लिए सन्नद्ध हैं, तत्पर हैं। हमारे छात्र पूरे देश में सेवाएं दे रहे हैं। जीविका ठीक है, जीविका एक साधन होता है क्योंकि जीवन हमें चलाना है, किंतु ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो। भाषाओं की एकात्मता का सिद्धांत है, सभी भाषाएं, भारतीय भाषाओं में एकात्मता है, भारतीय ज्ञान में एकात्मता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। तो अभी मैं वहां गया था, नॉर्थ ईस्ट गया था, आसाम प्रांत गया था, विद्या भारती के सौजन्य से मुझे कई कार्यक्रमों में भी वहां शामिल होने का अवसर मिला और इतनी सदा सहता, इतनी आत्मीयता वहां दिखाई देती है और ज्ञान के प्रति पिपासा है। वास्तव में मैं तो देख के दंग रह गया कि किस प्रकार से छात्रों में व्यक्तित्व का निर्माण किया जा रहा है। किंतु और भी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारा ये संस्थान कृत संकल्प है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में कार्य करने वाले सरकारों और जो सामाजिक संगठन है, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन है या जो विद्यालय महाविद्यालय के प्रकल्प हैं, उन सबको मैं ये आश्वासन दिला सकता हूँ, देना चाह रहा हूं कि हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, IIT, जहां पर भी हमारे संपर्क हैं, हम उन सब को लेकर के और हम अपने घर से प्रारंभ करते हैं। अपने छात्रों को मैं हमेशा कहता हूं कि पहले अपने आप को उन्नत बनाओ, अपने संस्थान को उन्नत बनाओ और इस संस्थान की उन्नति के माध्यम से फिर विश्व में हम जो शिक्षक प्रशिक्षण है अथवा शोध की गुणवत्ता है इसको कायम रखें, इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे ये अभी भारत की व्यवस्था पर, भारत की सरकार पर भरोसा है कि निश्चित रूप से हम लोग जो रास्ता दिखाएंगे, जो उचित मार्ग दिखाएंगे उस पर चल, क्योंकि तुलसीदास जी का मैं यहाँ स्मरण करना चाहता हूँ कि सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीन कह होय बेगही नास। राज, धर्म और तन, इन तीनों की शुचिता बनी रहे, अच्छाई बनी रहे, इसके लिए सचिव, वैद्य और गुरु, इन तीनों को सत्य बोलना पड़ेगा। तो हमें जहां पर भी सरकार की कमी दिखाई पड़ती है, वो वाइस चांसलर नहीं बना पा रहे हैं, वो एडहॉक नियुक्तियों पर जिला रहे हैं संस्थानों को, इसके लिए हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। कहीं पर अगर अयोग्य लोगों की नियुक्तियां हो रही है तो हमें खुलकर बोलना पड़ेगा
ये आचार्यों का दायित्व है। अगर आचार्य ने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। और धर्म मतलब ये मंदिर जाना धर्म नहीं है। धर्म का मतलब सत्य बोलना है। धर्म का मतलब मानवता का विकास करना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मानवता। आज मानवता संकट में हो जाती है। कभी कभी लुटेरे खड़े हो जाते हैं, आपत्ति काल में ये और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इनको कठोर दंड के माध्यम से, और ये राजाओं को, ये शासकों, राजा नहीं है आज, उस समय तो राजाओं को हटा भी दिया जाता था। इन शासकों को भी हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पर गलतियां हो रही हैं और उन गलतियों का समाधान कैसे हो सकता है। जब भी विसंगति आए तो हमें ये काम करना पड़ेगा। शिक्षक की भूमिका यही है। शिक्षक का जो मान था, जो आचार्यत्व था, उसको फिर से वापस लाने के लिए हमें कृत संकल्प होना पड़ेगा। हमारे छात्रों को उसमें आगे आना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम में न जाने कहां कहां से पूरे भारतवर्ष से अध्यापक और छात्र समुदाय जुड़ा हुआ है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं और सबका आह्वान करता हूं कि हम निश्चित रूप से मिलते रहेंगे। अपने इस देश के अभ्युत्थान के लिए शोध में गुणवत्ता ले आकर के रहेंगे। हमने यहाँ स्ट्रगल किया। इस विश्वविद्यालय में संस्कृत संस्थान की स्थापना के जो अवसर थे, उसका उपयोग करते हुए जब हमने स्थापना की तो हमने स्ट्रगल किया। हमें बहुत तरह के संकट झेलने पड़े, आज भी झेलने पड़ रहे हैं। फिर भी हम अपने लगन से लगे हुए हैं। हम अपने छात्रों में भी, हमारे कई आचार्य, हमने एक आचार्य खोया है, बहुत अच्छा आचार्य खोया है। और अभी भी बहुत से अच्छे आचार्य हैं जो अपने छात्रों के माध्यम से। और मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं कि कहीं पर भी किसी को भी कोई आवश्यकता है, हम उसके लिए साथ खड़े हैं। हमारे छात्र साथ खड़े हैं। और शंकर देव फाउंडेशन, मुझे पता है इसके पीछे पवन तिवारी जी हैं, जो बड़े उत्साही हैं, अदम्य उत्साह है। और वो, उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं कि वो इसी प्रकार से उत्साह पूर्वक लगे रहें। हम उनके साथ जहां पर भी हमें आवश्यक लगेगा हम खड़े होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिव्य ज्योति महंत जी को, जो निरंतर उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए लगे हुए हैं, जिनका विद्या के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है, मैं आप सबका, विशेष रूप से कपिल देव मिश्रा जी का, जिनके साथ मैंने मंच भी शेयर किया और विश्वविद्यालय को इतने सुचारू रूप से चला रहे हैं, कम संसाधनों में चला रहे हैं। अभी पता नहीं क्या बात है, मध्य प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों से ही विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन बातों को हम लोगों को कहना पड़ेगा। विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता तभी आएगी जब उत्तम शिक्षक होंगे और उत्तम छात्र होंगे। तो क्योंकि आप जब तक वहां पर अच्छा वातावरण नहीं क्रिएट करोगे, कोई भी अच्छा प्रतिभाशाली छात्र नहीं आएगा। तो इन बातों को लेकर के, और योगेंद्र जी जो इस कार्यक्रम के पीछे बड़े उत्साह से लगे हुए थे। यद्यपि मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे बीच के लोग जा रहे हैं, हम दुखी हैं, फिर भी हमें निरंतर कर्मशील रहना है, क्योंकि ऐसा समय हो नहीं सकता है जब हम कर्मशील न रहें। तो मैं अपने विद्वान वक्ताओं का स्वागत करता हूँ। मैं अपने उन अतिथियों का स्वागत करता हूँ जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और आप सबका स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से शुक्ला जी का भी स्वागत करता हूँ। मुझसे आयु में बड़े बड़े कनिष्ठ हैं, किंतु बड़े उत्साही हैं और अदम्य उत्साह के साथ वो भी अपना हमेशा शोध में, हमेशा छात्रों के प्रोत्साहन में, कभी कोई किसी चीज में टांग नहीं अड़ाते। अगर उत्तम बात है, मैंने जरा सा कहा, मैंने कहा कि इस प्रकार का प्रस्ताव है, क्या किया जाए, कहा मिश्रा जी करिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सब लोगों का मैं इस प्रोग्राम में, खासकर पवन तिवारी जी का, दिव्य ज्योति महंत जी का और सब लोगों का, अपने छात्रों का, सबका उत्साह बढ़ाने के लिए मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त जी धन्यवाद सर। सर का एक प्रास्ताविक एक वक्तव्य रहा जिसमें हमें ये सब प्राप्त हुआ कि कोरोना को सकारात्मक मानसिकता के साथ हराया जा सकता है जब हम सब मिलकर के एक साथ उसके उपाय करेंगे। और विश्व गुरु बनाने के लिए जो आपने बात कही कि किसी देश की सरकारों को आगे नहीं आना होता है, वो तो सिर्फ एक सपोर्टिव नेचर निभाती हैं। विश्व गुरु कोई देश तभी बन सकता है जब वहां के नागरिक और वहां के युवा अपने मन को सन्नद्ध कर लें, सज्ज कर लें। और किसी देश की उन्नति हेतु शोध, गुणवत्ता, नवोन्मेष, इनोवेशन और प्रशिक्षित शिक्षक एक विशेष महत्व रखते हैं। तो इन्हीं
जो आपके विचार हमको प्राप्त हुए हैं, हम लगातार इनका अनुसरण करते हैं। हमारे संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के समस्त जो गुरुजन वृंद हैं, उनका सकारात्मक रूप से हमको सानिध्य प्राप्त होता रहा है। जैसे आयुर्वेदिक बायोलॉजी को लेकर के एक नया फील्ड लाया गया है हमारे संस्थान में, तो इसी प्रकार से अन्य जगह भी हम लोग अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं सदैव से। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर कतिमनी सर के लिए कि सर अब हम आपका वक्तव्य सुनना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं सर। थैंक यू योगेंद्र। नमस्ते, सबको प्रणाम। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और शंकर देव रिसर्च फाउंडेशन गुवाहाटी के संयुक्त तत्वावधान में एक दिन का जो वेबिनार हो रहा है, इसमें शामिल प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी, डीन, प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा जी, माननीय कुलपति जी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर, जहां मैं 6 बरस उसके आसपास मैंने काम किया नर्मदा के तट पर। भाई प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तावना हम सबके सामने रखी। प्रोफेसर दिव्य ज्योति महंत जी, शंकर देव रिसर्च फाउंडेशन को निभाने वाले और मेरे अच्छे परम मित्र भी हो गए। और भाई साहब डॉक्टर पवन कुमार तिवारी जी विद्या भारती के, भाई योगेंद्र, सभी प्राध्यापकगण, भाइयों, बंधुओं, भगिनियों, सबको प्रणाम करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इसमें भाग लेने का एक मौका आप लोगों ने दिया और हरिराम मिश्रा जी की बातें सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे एक बात आपकी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी लगी, केवल मंदिर जाना ही धर्म नहीं है। ये बात वही कह सकते हैं जो सागर के गहराई तक पहुंच पाए। अदरवाइज बोलते रहेंगे कि नहीं मंदिर रोज जाना चाहिए, एक बार नहीं 3 बार जाना चाहिए। कुछ किसी दूसरे धर्म के लोग 5 बार प्रार्थना करते हैं, तो हमको 10 बार प्रार्थना करना चाहिए। इसमें हम बह जाते हैं। हमको हमारे देश को बचाने के लिए, इस संकट से देश को बचाने के लिए, इस आर्थिक मंदी से देश को ऊपर उठाने के लिए, रोग से मुक्त करने के लिए, सरकार को संकट से बचाने के लिए, लोगों को संकट से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? शिक्षा के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से ये बातें भाई प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी ने बातें रखी। इन्हीं बातों को, इन्हीं मुद्दों को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। शोध और गुणवत्ता, ये 2 चीजों पर मैं अपनी बातें रखने की कोशिश करूंगा। एनईपी 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात को बहुत महत्व दिया गया है। शोध करना जरूरी है। शोध शिक्षा का मुख्य अंग है। बच्चों को शुरुआत से शोध की ओर ध्यान दिलाना चाहिए। शोध की ओर बच्चों का ध्यान दिलाने के लिए मातृभाषा में उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कहा कि अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए, संस्कृत में शिक्षा देनी चाहिए, हिंदी में शिक्षा देनी चाहिए। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, कन्नड़ में शिक्षा देनी चाहिए, नहीं कहा। क्षेत्र की भाषा में, असम में पढ़ने वाले बच्चों को असमी में शिक्षा देनी चाहिए, या उसके साथ साथ बोडो क्षेत्र में बच्चे पढ़ रहे हैं तो बोडो भाषा में उनको शिक्षा देनी चाहिए। जोरहट में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां जो
भाषा की खासियत है, वो जो भाषा प्रचलित है, लोग घर में भाषा बोलते हैं, उस भाषा में और टेक्स्ट बुक बनना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनना चाहिए। ये एनईपी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और देश का महत्वपूर्ण योगदान इसमें ये है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया। देश के बहुत ही कठोर परिश्रमी शिक्षा मंत्री ने इसको स्वीकार किया, निष्ठावान शिक्षा मंत्री ने इसको स्वीकार किया, यूजीसी ने स्वीकार किया, जेएनयू के कुलपति ने स्वीकार किया, कुलपति होने के नाते मैंने स्वीकार किया। पहले मैं हिंदी क्षेत्र में कुलपति था, अभी तेलुगु क्षेत्र में कुलपति हूं। मैंने इमीडिएटली काम शुरू किया कि शिक्षा अंग्रेजी में होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए, तेलुगु में भी होनी चाहिए। मल्टीलिंगुअल माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा दे दे। वो तेलुगु क्षेत्र के बाहर के बच्चे आए हैं तो उनको जिस भाषा में होना चाहिए वो दिया जाए। वो हिंदी क्षेत्र के तो हिंदी में, अंग्रेजी क्षेत्र के हैं तो अंग्रेजी में या तेलुगु में। और जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य की भाषा को सीखना हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। हमारे लिए क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। हम रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अक्सर क्या होता है, असम यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है या आसाम के जो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें प्रोफेसर हैं, वो रिसर्च का टॉपिक चुनेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उनको 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलेगा। वो समुद्री तट पर केरल में जनजीवन है उस क्षेत्र को, उस सब्जेक्ट को उन्होंने अपनाया है। अब मैं कहूंगा ये असम में काम करने वाले लोगों को ये विषय लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जब हम बहुत संपन्न हैं, जरूरत है हम सबको पेट भर खाना मिल रहा है, जरूरत तब है जब हम सबको कपड़े मिल रहे हैं, हम सबको आसरा मिल रहा है, घर है, हम सबको दवा है, हम सबको शुद्ध पानी मिल रहा है, दवा मिल रही है। हम तब असम में रहने वाले केरल की चिंता कर सकते हैं। असम में रहने वाले ये जो 1000 किलोमीटर सीशोर है आंध्र प्रदेश का, मेरे राज्य का, उसकी चिंता कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। पहला रिसर्च हमको करना होगा बोडोलैंड में या जोरहट में या ब्रह्मपुत्रा के बाढ़ के कारण जो किनारे में जंगल का विनाश हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, लैंड एरोजन हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, पानी के बीचों बीच रहते हुए भी लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, उस पर हमको फोकस करना है। इसीलिए एनईपी ने नेबरहुड रिसर्च की बात की, हैबिटेट रिसर्च की बात की, आसपास के विषय को लेकर हमको शोध करना है, आसपास की समस्याओं के समाधान के लिए हमको शोध करना है। तो सॉइल एरोजन ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ के कारण जो हो रहा है उसको हम कैसे बचाया जा सकता है। एक जमाने में ब्रह्मपुत्रा के दोनों किनारे पर जंगल ही जंगल था। क्यों जंगल कम हो रहा है, बांस कम क्यों हो रहा है? बांस के इतने वैरायटी थे ब्रह्मपुत्रा के दोनों किनारे पर, वो क्यों कम हो रहे हैं? और एक मिसिंग ट्राइब है आसामी, आप सभी को मालूम है। मिसिंग ट्राइब का एक फायर वॉचर, मतलब फायर वॉचर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, इसका मतलब है कि वो बहुत ही कनिष्ठ नौकर होता है, कनिष्ठ सैलरी होती है। जो जाधव पेंग उसका नाम है, जो फायर वॉचर था, उन्होंने 1000 एकड़ में जंगल की सृष्टि की 20 बरस में। और वो आदिवासी है, वो जनजातीय समाज का है और उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। हराम
भाई साहब जैसे मेरे जैसे पीएचडी उनके पास नहीं है, डीलिट उनके पास नहीं है, वो जेएनयू में या डीयू में नहीं पढ़ा है, असम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है, लेकिन वो भारतीय समाज में उन्होंने पढ़ाई की है। भारतीय समाज में जो गरीब को देखकर जो जो समझिए जिनको खाना नहीं मिला है, जिनको पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं है, किताबें नहीं है, देखते हुए उनको खाना दिया गया, पानी दिया गया, उनको कपड़े दिए गए, उनको नोटबुक दिया गया, पेंसिल दिया गया। ये भारतीय समाज में ये भावना नहीं होती, ये संवेदनशीलता नहीं होती, मैं पढ़ नहीं सकता था। केवल मैं नहीं, मेरे जैसे गरीब परिवार से, आदिवासी तबके से, गांव से, जंगल से, कठिन ज्योग्राफिकल एरिया से आए हुए हजारों लोग हैं जो समाज के कारण से हम ऊपर आ सके। ये भारतीय समाज में ये पहले से जिस तरह की संवेदनशीलता, मानवीयता है, इस संवेदनशीलता, मानवीयता और हैबिटेट रिसर्च को हमको आगे बढ़ाना है। हैबिटेट रिसर्च में मैंने असम के कई उदाहरण दिए, क्यों पेड़ कट रहे हैं, क्यों ये जो नदी के दोनों किनारे कट रहे हैं, जमीन, पहाड़ वो झुलस रहे हैं, और मछली की जो वैरायटी पहले ब्रह्मपुत्रा में थी, वे वैरायटी क्यों कम हो गई है, वो गुणवत्ता क्यों कम हो गई है। अब मैंने कभी बहुत पहले मैंने अध्ययन किया, ब्रह्मपुत्रा के दोनों किनारे 100 से ज्यादा प्रकार के सांप की गिनती अंग्रेजी जमाने में की गई थी। 1932 में वो सर्वे किए गए थे, कितने जीव जंतु असम में हैं। तो ये 100 से ज्यादा जो सांप पहले मौजूद थे ब्रह्मपुत्रा के किनारे, ये सांपों की संख्या, प्रजाति क्यों कम होती जा रही है। बांस की जो प्रजातियां इतनी बड़ी संख्या में थी, वो प्रजाति क्यों कम होती जा रही है। इसके इतनी कठिनाई के बावजूद भी असम के बच्चे क्यों शिक्षा लेने के लिए तड़प रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। इसका रिसर्च हमको करने की जरूरत है। असम के जो आदिवासी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में जो स्त्रियां हैं, वो क्यों काम करने, पेंडेमिक के संदर्भ में, कठिन संदर्भ में, वो दिल्ली क्यों जवान लड़कियों को भेजा जा रहा है। जो एक बार लड़की जाती है वो वापस क्यों नहीं आती, उनकी शिक्षा की क्या स्थिति है, उनकी सेहत की क्या स्थिति है, उसकी शादी की क्या स्थिति है। क्योंकि वो लड़के जाते हैं, कैसे वापस आते हैं, वो पैसा भेजते रहते हैं। ये लड़कियां जो जाती हैं वो क्यों गुमशुदा होती हैं, इसका रिसर्च हमको करना होता है। लड़कियां बहुत जल्दी शादी क्यों करती हैं, लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं वो जल्दी शादी क्यों नहीं करती। जो पढ़ी लिखी लड़की है वो शिक्षिका बनती है, वो नर्स बनती है, वो फॉरेस्ट में काम करती है, वो हाउसकीपिंग में काम करती है, वो मेडिकल में काम करती है, वो होटल में काम करती है, वो रिसेप्शनिस्ट बनती है, वो दादी बनती है। और शादी करने में वो बहुत जल्दी नहीं करती, वो माँ बाप को पैसा भेजती है, अपने छोटे सिबलिंग्स होते हैं उनको वो पैसा भेजती है, उनको शिक्षा देती है। लेकिन अनपढ़ बच्ची है, वो उनकी शादी जल्दी होती है, या उनको दिल्ली काम करने भेजा जाता है, बेंगलुरु काम करने भेजा जाता है, भोपाल काम करने भेजा जाता है, और बहुत दिनों बाद वो गुमशुदा होती है। तो हमारे रिसर्च को यह बताना पड़ेगा, शिक्षा देने से वो गरीब तबके की लड़की, शिक्षा प्राप्त करने से वो जनजातीय तबके की लड़की
कैसे नर्स बन जाती है, कैसे कैसे वो झाड़ू मार ही क्यों ना करे यूनिवर्सिटी में, असम यूनिवर्सिटी में, वो कैसे अपना जीवन बनाती है, पति के घर का जीवन बनाती है, ससुराल के जीवन बनाती है, और वो केवल अपना ही जीवन नहीं देखती, वो अपने पूरे समाज का जीवन देखती है। इसीलिए शिक्षा लड़कियों को देना जरूरी है। हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लड़कियों को शिक्षा देनी है, लड़कों को शिक्षा देनी है। और हमारा शोध ये भी बताना पड़ेगा कौन सी शिक्षा देनी है। संस्कृत की शिक्षा देने से क्या बच्चों को नौकरी मिलेगी? हिंदी की शिक्षा देने से क्या बच्चों को नौकरी मिलेगी? असमिया शिक्षा देने से बच्चों को नौकरी मिलेगी? कन्नड़ की शिक्षा मेरी मातृभाषा है, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम की शिक्षा देने से बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो संस्कृत में ये स्किल डोमेन को कैसे जोड़ना है, संस्कृत सीखना है नहीं सीखना है ये मुद्दा नहीं है। संस्कृत सीखना है, संस्कृत को अपनाना है, संस्कृत को पढ़ना है, संस्कृत में जीना है। लेकिन संस्कृत को अपनाने के बाद उन गरीब लोगों, हम बताएंगे अरे तुम राष्ट्र प्रेम के लिए काम कर रहे हो, भारत माता के लिए काम कर रहे हो, राइट, आप सही हैं। हम जो 2 लाख रुपए सैलरी लेने वाले बोलेंगे कि हाँ देश के लिए काम कर रहे हैं, तो वो गरीब तबके के बच्चे हमसे पूछेंगे गुरुजी हमको क्या मिलने वाला है? पेट भरेगा तब, क्योंकि उनमें शक्ति तो होनी चाहिए ना भारत माता की जय बोलने के लिए, उनमें ताकत तो होनी चाहिए कि उनके घर में जो गरीबी है, उनकी मां को जो कोरोना हुआ है, उनके पिताजी के पांव टूटे हैं, उनके पिताजी दर दर भटक रहा है असम में, उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिल रहा है, वो शक्ति वो हम जो पढ़ाते हैं उसमें होनी चाहिए। जिस विषय में अन्न कमाने की शक्ति नहीं है वो उस विषय को कोई पसंद नहीं करेंगे, कोई उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बहुत कठिन उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि मैं हर्राम मीणा जी की बातों से बहुत प्रभावित हूं। कर्नाटक सरकार ने एक कानून बनाया, मंदिरों में संस्कृत पढ़कर जो पुजारी बन गए हैं, शास्त्री बन गए हैं, उनको लड़की कोई अपनी बेटी को शादी करवाते हैं, उस परिवार को, लड़कियों के परिवार को 10 लाख रुपए सरकार देगी। ओके, और आंध्र प्रदेश में इस तरह का कानून नहीं है। जितने भी संस्कृत पढ़कर पुजारी बन गए हैं उन लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। कर्नाटक में भी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, आंध्रा में भी लड़कियां मिल रही हैं, अन्य क्षेत्रों में मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। आप देखिए, हम सब मिलकर देखेंगे। रिसर्च इस पर होना चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़कर एक पायस उद्योग में जो लग गए हैं, जिनके दोनों पांव हम छूते हैं मंदिर जाने वाले, उनको शादी के लिए लड़की जोड़ी नहीं मिल रही है। सरकार को, कर्नाटक सरकार को कानून बनाना पड़ा, 10 लाख रुपए हम देने को तैयार हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट को पढ़कर वो काम में लगे हुए हैं, उस सब्जेक्ट वालों को या हम सबको मिलकर अभी हमको सोचना पड़ेगा कहां क्या गलती हुई। मैं आंध्र प्रदेश में मैंने ये काम किया, जो ब्राह्मण महासभा है आंध्र प्रदेश का, उनके साथ संयुक्त तत्वावधान में हमने एक वेबिनार किया, हमने एक प्रोग्राम किया। अभी प्रोग्राम कोरोना के बाद, पोस्ट कोरोना में हम शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी मंदिर में पुजारी हो गए हैं उनको हम स्किल एजुकेशन, सेल्फ सर्टिफिकेट हमारे विश्वविद्यालय की ओर से देंगे। हमारा विश्वविद्यालय जहां है वहां भी देंगे, जहां नहीं है वहां भी देंगे। दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज,
दूसरी संस्थाओं, दूसरी कॉलेजों के माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग देंगे, जिससे वो 8 घंटे मंदिर में काम करने के बाद 2 घंटे 4 घंटे वो दूसरा काम करेंगे, जिससे उनको 10,000, 20,000, 5,000 की आमदनी होगी। वो मैंने दो कोर्स की अभी मैंने शुरुआत की है, एक इलेक्ट्रिशियन कोर्स और दूसरा प्लम्बिंग। मतलब आप संस्कृत पढ़ते हैं ना, आप तेलुगु पढ़ते हैं ना, तमिल पढ़ते हैं ना, असमी पढ़ते हैं ना, पढ़ना चाहिए, मातृभाषा की बहुत जरूरत है, लेकिन एक स्किल जानना भी जरूरी है। एनईपी ने ये बात कही है, हम सब स्किल करेंगे। हरिराम मीणा जी का बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरे बेटे भी इंजीनियर बनेंगे। हो सकता है एक कारपेंटर का बेटा, एक बढ़ई का बेटा वो सुनार बनेगा, सुनार का बेटा वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर का बेटा वो कुम्हार बनेगा, पॉटर बनेगा। तो इस तरह करने से मतलब रिसर्च हमारी, अब कई बार मैंने देखा है इंटरनेशनल टाइप की बहुत रिसर्च होती है। मैं कहता हूं गुवाहाटी में पेयजल की कमी है, आप अमेरिका के लोगों को लेकर हमारा रिसर्च बहुत चिंतित है। डीआरडीओ के लैब में बैठकर हमारे विज्ञानी जेरूसलेम की चिंता कर रहे हैं। मैं कहता हूं जेरूसलेम की चिंता भी हमको करनी है, अमेरिका की भी चिंता हमको करनी है, लेकिन उससे पहले हमको जोरहट की चिंता करनी है, बोडोलैंड की चिंता करनी है, गुवाहाटी की चिंता करनी है, नदी के आसपास के, ब्रह्मपुत्र के आसपास के किनारे रहने वाले लोगों की अतंत्र जीवन को लेकर हमको शोध करना है। टॉयलेट, सिंपल टॉयलेट कैसे बनाया जा सके, पोर्टेबल टॉयलेट, शिफ्टिंग टाइप के टॉयलेट कैसे बनाए जा सके, बहुत कम पानी का उपयोग हो ऐसे टॉयलेट कैसे बनाए जा सके। गांव की लड़कियां, जंगल की लड़कियां, गरीब तबके की लड़कियां, स्लम में रहने वाली लड़कियां, गरीब समाज की लड़कियों को वैयक्तिक स्वच्छता पर, क्योंकि उनके माँ बाप भी उनको कभी नहीं बताते, उनकी दीदी नहीं बताती, उनकी नानी नहीं बताती, ट्रायल एंड एरर में उनको सीखना पड़ता है। वहां अमरकंटक में आदिवासियों के बीच के कुलपति बनते हुए मुझे मैं पुरुष हूं इसको बाहर रखकर, कभी हो सकता है बेशर्म होकर मुझे कहना पड़ता था कि आप इनको इन बच्चों को वैयक्तिक स्वच्छता की ओर, इन लड़कियों को वैयक्तिक स्वच्छता की ओर ध्यान देने के लिए बोलिए, क्योंकि स्त्रियों को ध्यान ये जो ध्यान स्वच्छता की ध्यान रखने की जो चीजें है ना, जो गरीब परिवार से, गांव से आई हुई हर समाज की, मैंने अमरकंटक में देखा है, आदिवासी समाज कितना गरीब है उतना ही गरीब समाज ठाकुर है और ब्राह्मण है, उतना ही अज्ञानी, जितने अज्ञानी ट्राइब्स हैं उतने ही अज्ञानी ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज और बनिया समाज है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होता है अच्छे लोगों के साथ। हरिराम भाई साहब के साथ बात करते करते हमको ज्ञान मिलता है, या पवन जी भाई साहब के साथ, पवन जी भाई साहब मेरे भाई से भी बड़े भाई हैं, वो उनको बहुत प्यार करता हूं मैं, वो अमरकंटक अक्सर आया करते थे। तो अब तो आप देखते हैं क्योंकि एक शिक्षक अभी केवल शिक्षक नहीं है। हमारे पुरानी परंपरा में, पुराने समाज में शिक्षक, बच्चे शिक्षक के साथ रहते हुए गुरु माता के साथ रहते रहते खाना पकाना सीखते थे, लकड़ी बीनना सीखते थे, गेहूं उपजाना सीखते थे, गाय पालन सीखते थे, झाड़ू पोंछा सीखते थे, कपड़ा धोना सीखते थे, बर्तन
मांजना सीखते थे, कपड़ा धोना सीखते थे, होम हवन भी सीखते थे, पल बीनना इकट्ठा करना सीखते थे, फल को कैसे पकाना है वो सीखते थे। ये जीवन विद्या है। हमारा रिसर्च जीवन विद्या की ओर, समग्र जीवन की ओर, समग्र विद्या की ओर। अब देखिए हमारे बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो चाय बनाना नहीं जानते, कपड़ा धोना नहीं जानते, इस्त्री करना नहीं जानते, चाय की जो केटली है उसको साफ करना नहीं जानते, बल्ब जल गया है उसको बदलना नहीं चाहते, फ्यूज चला गया है उसको बदलना नहीं चाहते, स्कूटर पंक्चर हो गया उसका टायर चेंज करना नहीं जानते, कार को कैसे साफ करना है नहीं जानते। ये सब जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारी रिसर्च का बहुत बड़ा उद्देश्य है। एनईपी ने कहा समग्र विद्या हमको मिलनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन हमको मिलना है। मैं बहुत खुश हूं, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हमारे कर्मठ शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक दिशा निर्देश किया। देश में जितने भी संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं वो मल्टी डिपार्टमेंटल यूनिवर्सिटीज बनेंगे। जितने भी लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स हैं वो मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्सिटीज बनेंगे। जितने आईआईटीज हैं, आईसर्स हैं, आईआईएम हैं, वहां लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स बनेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय में, वो संस्कृत स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहां सोशियोलॉजी पढ़ी जाएगी, एमएसडब्ल्यू पढ़ी जाएगी, वहां एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी जाएगी, वहां केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी, वहां फिजिक्स पढ़ी जाएगी। क्योंकि संस्कृत में केमिस्ट्री है, संस्कृत में फिजिक्स है, संस्कृत में लिंग्विस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है। यहां तक संस्कृत में दर्जी का काम कैसे सिखाया जाता है वो है। संस्कृत में चमड़ी को, स्किन को कैसे तैयार करना है, शूज को कैसे तैयार करना है, क्या मेंटालिटी हो, क्या केमिस्ट्री होगी, क्या फिजिक्स होगी, क्या इकोनॉमी होगी, ये हमारी धरोहर संस्कृत में है। हम भूल गए थे कि संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब केवल संस्कृत पढ़ाओ, नहीं, संस्कृत के साथ साथ सब कुछ को पढ़ाओ, हिंदी के साथ साथ सब कुछ पढ़ाओ। कन्नड़ का एक विश्वविद्यालय है कर्नाटक में, मैं उसका सिंडिकेट मेंबर था, मैं उसका सेनेट मेंबर था। अब मैं बहुत खुश हूं, तमिल का एक विश्वविद्यालय है तंजावुर में, तेलुगु का एक विश्वविद्यालय है हैदराबाद में। मतलब इनमें मल्टी डायमेंशनल रिसर्च एंड डिपार्टमेंट्स होंगे। और जब मल्टी डायमेंशनल रिसर्च होंगे, एक संस्कृत प्रोफेसर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, उनको मालूम होगा संस्कृत की क्या इकोनॉमी है। संस्कृत में पीएचडी करने के बाद संस्कृत पढ़ने वाले, पीएचडी करने वाले की इकोनॉमी कैसे बदलती है। इकोनॉमी कैसे नहीं बदलती तो ये जीरो इकोनॉमी है संस्कृत की, हिंदी की जीरो इकोनॉमी है, कन्नड़ की जीरो इकोनॉमी है। तो इस इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, तो उसके साथ स्किल जोड़ो, उसके साथ केवल ज्ञान नहीं, हैंड जॉब भी जोड़ो। बापूजी ने बहुत अच्छी बात कही थी नई तालीम के संदर्भ में, नॉलेज एंड वर्क शुड गो टुगेदर। बापूजी के पहले 12वीं शताब्दी में कन्नड़ के महान संत बसवेश्वर ने कहा था, काय कवे कैलासा, काम ही कैलाश है, काम ही स्वर्ग है। तो भाइयों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, जो मुझे समय दिया गया था वो समय से ज्यादा मैंने 10 मिनट लिया है।
मैं अपनी बातों को विराम देने के पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, मैंने जो बातें कही है वो हम सबकी भलाई को दृष्टि में रखकर हम सबको कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, किसी सब्जेक्ट को पॉपुलर बनाना है तो उस सब्जेक्ट में रोटी कमाने की शक्ति को बढ़ावा देना है, समाज में लोगों को जोड़ने की शक्ति को बढ़ावा देना है, तब सब्जेक्ट बढ़ेगा। जिस विषय में समाज को तोड़ने का काम करता है वो विषय धीरे 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 नष्ट होता है। जो विषय समाज को जोड़ता है वो धीरे 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 वो शक्ति को इकट्ठा करेगा। चलिए हम सब मिलकर हमारे विद्या को, हमारी भाषा को, हमारी रिसर्च को जोड़ने की ताकत से जोड़े, रोटी को कमाने की शक्ति से जोड़े, घर आसरा देने की शक्ति से जोड़े, लोगों को विद्या देने की, रोटी देने की, कपड़ा देने की, मकान देने की शक्ति जब हम अपने विषय के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ जोड़ेंगे, तब हमारा डिसिप्लिन को सरकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, अनुदान की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपनी ताकत को खुद तैयार करेंगे। पढ़ने वाले पैसा देकर पढ़ने आएंगे, पढ़ने वाले केवल पैसा नहीं देंगे, CSR वाले, टाटा वाले खुद हमको पैसा देना शुरू करेंगे। आप इसके साथ ये विषय जोड़िए, वो विषय जोड़िए, ये डायमेंशन जोड़िए। मैं इन चंद बातों के माध्यम से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आपने मुझे इस विषय पर बोलने का, सोचने का मौका दिया। हरराम मिश्रा जी ने मुझे स्टिमुलेट किया अपनी बातों को एक तरह का नया रूप देने की। आपने भाई साहब हरराम जी, आपने मुझे स्टिमुलेट किया, प्रोत्साहन दिया। आप सभी ने सुनकर यानी प्लेजेंट हियरिंग देकर मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका वक्तव्य सुनकर हमको फिर से एक ऊर्जा का हम सबके अंदर संचार हुआ है। कुछ बिंदु जो आपने महत्वपूर्ण हमारे साथ साझा किया, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ कि शोध में गुणवत्ता लाने हुए स्थानीय भाषा में शोध आवश्यक है, और जैव विविधता का जो संरक्षण की आपने बात की, विभिन्न प्रकार के सर्प आदि होते थे, वृक्ष होते थे, तो उनको कैसे बचाया जा सके। एक बहुत महत्वपूर्ण आपने तथ्य सामने रखा कि नदी के दोनों तरफ वृक्ष होते थे, वो वृक्ष कम दिखाई देने लगे हैं, नदियां कटान ज्यादा करने लगी हैं। इस वजह से उसका साइंटिफिक दुष्प्रभाव ये रहता है कि पानी रिफिल नहीं कर पाता है, वाटर रिचार्ज नहीं होता है दोबारा से, जबकि जल का पुनर्भरण अत्यावश्यक होता है, क्योंकि जब उसी वजह से ही ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आएगा। और आपने बताया कि वनवासी क्षेत्रों में निवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टिकोण के विषय में शोध करने की आवश्यकता है, जिससे समाज समृद्ध हो। और महिला शिक्षा के विषय में जो आपने बात रखी वो प्रशंसनीय है। और हमें अपने सामाजिक वर्ग में, समाज के प्रत्येक वर्ग को स्किल डेवलप करके उनके अंदर तब उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। ये कुछ विशेष बिंदु रहे। एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग ने एक जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब प्रारूप आया था तो सुझाव मांगे गए थे, तो उसमें आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो आदरणीय हरिराम मिश्रा सर ने ये कहा था कि आदिवासी की जगह वनवासी शब्द का प्रयोग करना ज्यादा उचित रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यथासंभव अपना कार्य करते रहते हैं। और जो संस्कृत की बात की गई थी, संस्कृत में इकोनॉमी, तो एक बार मैं छोटा सा तथ्य रखना चाहूंगा कि आयुर्वेद की जो वर्तमान में एक इकोनॉमी, एक रिसर्च किया गया था, तो उसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमी है 7.2 मिलियन डॉलर्स की वर्ल्ड इकोनॉमी है इसकी, आयुर्वेद की।
एंड 2021 में ये बढ़ के $8.4 मिलियन हो जाएगी। वहीं अगर सिर्फ भारत की बात करें तो $5.7 मिलियन 2020 में और 2021 में $6.8 मिलियन की इकोनॉमी भारत में। तो इसको हम अपने इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से एक इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के अपनी इकोनॉमी को संस्कृत के माध्यम से भी बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं इसमें काफी सारी दिखाई देती हैं। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, उनको अत्यावश्यक कार्य से कहीं जाना हुआ है, इस वजह से वो उनका सानिध्य अभी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं एक सूचना दे देता हूं कि हमारा ये जो संगोष्ठी है ये YouTube और Facebook के माध्यम से भी ब्रॉडकास्ट की जा रही है और विभिन्न लोग भी इसे शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कुछ लोग इसमें नहीं जुड़ पाए हैं तो वो वहां से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि 300 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे और लिमिटेड संख्या में यहीं आ सकते थे गूगल मीट पे, इसलिए हमने सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट करने का ये निर्णय लिया। और इसके बाद एक प्रश्नोत्तर सेशन भी रखा जाएगा, क्योंकि कुछ जिज्ञासाएं भी जिज्ञासुओं की आ रही हैं, तो उसमें हैंड रेज करके आप प्रश्न कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप प्रश्न लिख सकते हैं। तो बाद में उन प्रश्नों का जो उत्तर है वो आदरणीय मुख्य वक्ता सर और आदरणीय हरिराम मिश्रा सर और संतोष कुमार शुक्ला सर और दिव्य ज्योति महंत सर अपने अपने अनुरूप दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो हम अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर के लिए कि आपका वक्तव्य अपना रखें। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। इस कार्यक्रम के संयोजक परम श्रद्धेय प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय कटिमनी जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, दिव्य ज्योति महंत जी एवं अन्य सभी उपस्थित विद्वज्जन, कार्यक्रम के संयोजक भरद्वाज एवं अन्य सभी उपस्थित गणमान्य लोगों का सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय हमारे लिए कि आदरणीय मिश्रा जी ने भारतीय शिक्षण पद्धति में शोध गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम किस तरह से सामना करें, किस तरह से हम अपनी तैयारी करें। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आदरणीय कटिमनी जी तो उस समिति के सदस्य हैं। बड़े परिश्रम पूर्वक आपने यह नीति तैयार की है, पूरे देश भर में इस पर चर्चा, विचार विमर्श और क्रियान्वयन का कार्य शुरू हो गया है। शोध के क्षेत्र को, क्योंकि भारतीय शिक्षण पद्धति में शोध क्या था और क्या हम पीछे रह गए शोध में। जब हम पिछले 200 वर्ष में जाते हैं, 200 वर्ष में का जो भारत में शिक्षा का इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक इतिहास है कि जब अपनी पूरी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, एक नई व्यवस्था आई और हम लोगों ने धीरे धीरे पूरे देश में उसको स्वीकार कर लिया और 2 साथ साथ में चलती रही, कुछ भारतीय चलती रही, कुछ विदेशी चलती रही। फिर विदेशी शिक्षा ने पूरे मॉडल को, मुख्य शिक्षा व्यवस्था को पकड़ लिया। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, हमें अपने नेशनल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के लोगों ने
काशी विद्यापीठ खुला, तिलक विद्यापीठ खुला, महाराष्ट्र विद्यापीठ खुला। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में भारतीय दृष्टि से हो। फिर आया कि दोनों का समन्वय करके शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए। तो हमारे देश में 200 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, और हम चाहे सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे भाषा विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, हम नया बहुत करने में सफल नहीं होता। हम वही करते रहे जो विदेश में जो अनुसंधान हुए, उन्हीं को हम रिपीट करते रहे, उन्हीं सिद्धांतों का अनुकरण करके ग्रंथ लिखते रहे। तो ये 200 वर्षों में जो जिस तरीके से हम आगे बढ़ सकने का, क्योंकि सामर्थ्य तो हमारे में हमेशा से था। अल-बुरूनी ने कहा था कि भारत के लोगों को जब मैंने देखा तो 3 चीजें उनको हमने देखी। एक तो सत्य बोलते हैं, दूसरा वो किसी से डरते नहीं, और तीसरे उनको अपने ज्ञान का बहुत महत्व है। वो सोचते कि मुझसे ज्यादा और कौन दुनिया में विद्वान हो सकता है। तो ये हमारी आस्था थी, विश्वास था कि हम ज्ञान के विविध क्षेत्रों में हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस शिक्षा व्यवस्था, इस शिक्षा नीति के प्रारंभिक पृष्ठों में लिखा गया है कि प्राचीन भारत सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे। आज भी हम नालंदा जाते हैं तो नागार्जुन के लैब दिखाया जाता है कि नागार्जुन का रस शास्त्र का प्रयोगशाला यहाँ थी। और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को इन विश्वविद्यालयों ने लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगल, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी आदि महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों का जो वैश्विक योगदान था, वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों में, चाहे गणित हो, खगोल, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण, दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, क्रीड़ा आदि क्षेत्रों में मौलिक एवं प्रामाणिक योगदान किया था। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित करने की जरूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। ये नई एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रारंभिक पृष्ठों में लिखा गया। इस पृष्ठभूमि में कि जब हम देखते हैं अपनी शिक्षा और शोध के इतने विविध क्षेत्र थे, उत्कृष्टता की पराकाष्ठा थी, लेकिन पिछले 200 वर्षों में हम उस अपनी ज्ञान परंपरा से अपरिचित हो गए। और आज तो बताना पड़ता है, एक एक ग्रंथ के नाम बताने पड़ते हैं, आचार्यों के नाम। ये यदि शिक्षा व्यवस्था में इनको समाहित किया जाता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा से तो हम परिचित हो गए धीरे धीरे,
लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा से परिचित नहीं है। दोनों को जब हम जोड़ करके अध्ययन के क्षेत्र में बढ़ेंगे तो शोध, आज शोध का उद्देश्य क्या है? शोध का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन को अच्छा बना। शोध करने से हमारा जीवन अच्छा बनता है, समाज का जीवन, राष्ट्र का जीवन, व्यक्ति का जीवन। शोध के मूल सूत्र को लिखा था मल्लिनाथ ने, ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते। अमूल हम नहीं लिखते, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं लिखते और अनपेक्षित बात नहीं कहते। तो शोध की इतनी जरूरत। अभी कट्टीमणि जी कह रहे थे लोक विद्या, लोक विद्या जो थी ये सबको आती थी, हम अपनी विद्या से परिचित थे और इसके कारण हमारे लिए कभी रोजगार कोई एक समस्या बनी ही नहीं। हमारे किसी ग्रंथ में बेरोजगारी पर कोई चिंता व्यक्त नहीं, कोई चाहे धर्मशास्त्र का ग्रंथ हो, चाहे इतिहास पुराण का ग्रंथ हो, कि बेरोजगारी हमारे लिए चिंता का विषय है, ये है, क्योंकि बेरोजगारी थी नहीं। हर व्यक्ति किसी न किसी कला में, किसी न किसी कार्य में निपुण होता था। आज हमको अनिपुण बना दिया गया, हमको ऐसी शिक्षा दी गई कि हम समाज के लायक नहीं है। हमारे गुरुजी एक लिखते श्लोक बोलते थे कि पंडितई पाठशालासु ब्रह्म हत्या विधीयते, कि हम ब्रह्म हत्या इस रूप में कहते थे कि आप ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जो बच्चा पढ़ करके बाहर गया और उसको समाज के लिए उपयोगी नहीं बना, अपने परिवार के लिए उपयोगी नहीं बना, अपने लिए उपयोगी नहीं बना, तो शिक्षा का तो हमारा सर्वांगीण विकास होना। उस सर्वांगीण विकास के लिए, इसीलिए ज्ञान का और रोजगार का, हम उसको रोजगार नहीं कहें, हम उसको कहें कि शोध के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आज देखिए किसी क्षेत्र में हम दूसरे पर जब आश्रित हो जाते हैं, कब आश्रित होते? जब हमें शोध की कमी हो जाती है। खेती में उन्नत बीज चाहिए, ये उन्नत बीज हम दूसरे देश से नहीं लाते थे, हमारे लोग अपने गांव में उन्नत बीज तैयार करते थे। एक टेक्नोलॉजी को हम भूल गए, इस लोक विद्या को हम भूल गए। हम पौधे लगाते थे, उसी से हमारा जीवन चलता था। हम कभी ये सोचते नहीं थे कि ये हम इससे आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोजगार बन रहे हैं, शिक्षा, क्योंकि ये सब समग्रता के साथ मिले थे। कृषि शिक्षा हो, कानून की शिक्षा हो, स्वास्थ्य की शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, भाषा की शिक्षा हो, कला हो, संस्कृति हो, दर्शन हो, गणित हो, विज्ञान हो, वाणिज्य हो, ये सब समग्रता से जुड़े। आज हम जिस कह रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी करना है, हमारा तो अप्रोच ही मल्टी डिसिप्लिनरी था। हम 200 वर्ष में इस अप्रोच को खो दिए। तो आज ये पुनः जरूरत है और हम आदरणीय मिश्रा जी को बहुत बहुत उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि उन्होंने ऐसा आज यह कार्यक्रम आयोजित किया, कट्टीमणि जी जैसे विद्वान को बुलाया और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान हुआ। आपने कहा कि शक्ति, शिक्षा से शक्ति मिलती है। शिक्षा का शक्ति का मतलब क्या है? खाना मिल जाए, भोजन की। हम तो कहते थे कि जब असन वसन असनम नास्ति, यदि गेहे असनम नास्ति, यदि देहे वसनम नास्ति, तो जरूरत क्या है? जब हमारे पास ये चीजें हो नहीं सकती तो समाज और राष्ट्र और देश और शासन कर क्या रहा है? तो ये तो हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं और इनको हमें पूर्ण होना, ये हम कर सकते। एक हम रशियन डिस्कवरी चैनल पर एक कार्यक्रम देख रहे थे। उन्होंने कहा, एक महिला का पूरा उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा कि हम दर्शन, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री तब पढ़ते हैं जब हमारी फिजिकल सर्वाइवल की चीजें समाप्त हो जाती। फिजिकल सर्वाइवल की बात है खाना, कपड़ा, भोजन, स्वास्थ्य की ये मौलिक चीजें, और इनसे
किसी सरकार को अपनी जिम्मेदारी नहीं छुड़ानी चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और सुरक्षा का क्षेत्र हो। व्यक्ति की सुरक्षा, समाज की शिक्षा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने शिक्षा के अपने पॉलिसी पेपर में लिखा है कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। इन्होंने लिखा शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। ये मौलिक अधिकार किसने दिया? मौलिक अधिकार देता है देश का संविधान, देश शासन व्यवस्था। तो शिक्षा से सरकार को जुड़ करके ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें भारत, आज हम 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम तीसरे स्थान पर हैं। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा चाइना का है, तीसरा हमारा है। और उसकी स्थिति क्या है? केवल 8.5% लोग उच्च शिक्षा में है, और सबसे ज्यादा यदि उच्च शिक्षा में है तो चंडीगढ़ और दिल्ली में 24.5%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं। तो आप सोचिए कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को एक समग्रता के साथ देखना, शोध को आवश्यकता के रूप में देखना। केवल जैसे मिश्रा जी बता रहे थे कि हम इतने सरकारी क्षेत्रों में शोध करते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, उसका कुछ आउटपुट नहीं होता, धन का अपव्यय होता है। इन यदि राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान संस्थान बनेगा तो इन सब पर निगरानी होगी और हम समग्रता के साथ सारे जो संकायीय विभाजन है वो खत्म हो जाएंगे, और इनके साथ हम जब शोध करेंगे तो फिर हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का एक स्थान बनेगा, गुणवत्ता आएगी। और गुणवत्ता तभी आएगी जब हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक अच्छे गुणवत्ता पूर्ण होंगे, उनका शिक्षण प्रशिक्षण, उनका नियोजन ठीक से होगा। तो क्योंकि कोई भी शिक्षा संस्थान न बिल्डिंग से बनते, नैक तो बिल्डिंग देखता है, रूम देखता है, लैब देखता है और ग्रेडिंग कर देता है। शिक्षक और शिक्षा और विद्यार्थी का प्रोडक्शन उसके आधार पर, क्योंकि वो तो पेड़ के नीचे भी बैठ करके ऐसी शिक्षा दी जा सकती है जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में न दी जाती। लेकिन ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति पैदा करने की आज जरूरत है। तो मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आदरणीय मिश्रा जी, दीपक ज्योति जी, और ये इतना सुंदर आप सबने मिलकर आयोजन किया। और ये तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें निरंतर इस बहस को आगे बढ़ाना है और इस कार्य को आगे करना है, क्योंकि यह काम करने से होगा, कहने से तो कुछ नहीं होना है। हम तो कह ही रहे हैं, हम लोग तो 200 वर्ष से एक कह रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। आज करने की जरूरत है। फिर हम तब हमारे जो विद्यालयों का चरित्र बदलेगा, विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदलेगा, और हम मौलिक शोध और मौलिक योगदान के केंद्र बनेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम इन क्षेत्रों में मौलिक कार्य कर रहे हैं, मौलिक योगदान कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम, भारतम भारतम नहीं, भारतम भारतम। जय तु संस्कृत। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने सब बता दिया कि किस प्रकार से हमें एक प्राचीन परंपरा को लेके जो शास्त्र इतिहास है और विविध शास्त्रों में जो चर्चा चल रही है, वर्तमान में भी जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जो आवश्यक है, और किस प्रकार से हम आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने समाज को आगे कर सकते हैं, इसके विषय में आपने एक महत्वपूर्ण दृष्टि डाली सर, तो उसके लिए धन्यवाद। और एक आपके लिए एक सूचना है कि कमेंट बॉक्स में जो एक फॉर्म का लिंक जनरेट करके आपको दिया गया है, उसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो रजिस्टर करें। ये कार्यक्रम कैसा रहा, संगोष्ठी कैसी रही, इसके विषय में अपना फीडबैक दें और अपना नाम और ईमेल अच्छे से भरें, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाए।
फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वहां भी इस फॉर्म को साझा कर दिया गया है, तो कृपया वहां से भी अपनी प्रतिक्रिया हमको अवश्य भेजें। इसी के में हम आगे जाते हैं सर। कुछ प्रश्न आए हैं 2-3, तो उनको मैं करना चाहूंगा। अब हमारे पास चूंकि समाप्ति की ओर ये कार्यक्रम चल रहा है, तो जो हमारे मुख्य वक्ता से कट्टीमनी सर, आपके लिए सर 2-3 प्रश्न हैं चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि से संबंधित है। ठीक है, तो फर्स्ट, तो शॉर्ट में सर आंसर आप दे दीजिएगा। तो पहला नमिता जी हैं, इन्होंने लिखा है कि व्हाट डू यू मीन व्हाई आदिवासी, इज इट प्रिमिटिव पीपल? सी विषय ये है, योगेंद्र जी ने भी कहा आदिवासी के बदले में जनजाति कहना चाहिए, वनवासी कहना चाहिए। मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को नाम क्या रखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हम कौन होते हैं बोलने वाले? उनको इतनी तो आजादी होनी चाहिए कि वो क्या अपना नाम रखे, क्या बोले, क्या खाए या क्या ना खाए, क्या पहने क्या ना पहने, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे रहे क्या कैसे न रहे, ये आजादी संविधान ने हम सबको दिया है। यदि हम संविधान पर विश्वास रखते हैं, देश की, इस भारत देश की जो अमानत है कि हर एक आदमी आजाद है अपने आप को पढ़ने का। अब देखिए, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूं, पढ़ाई अब तक मेरी हुई है, अब तक मैं 2 बार कुलपति बना हूं, किसी भी ट्राइबल आदमी से मैंने हेल्प नहीं लिया। गैर ट्राइबल लोगों ने मुझे हेल्प किया है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। आप सभी को, मतलब भारतीय समाज को देखते देखते मैं आगे बढ़ा हूं। आई रिक्वेस्ट द अगस्त हाउस, प्लीज डोंट डिक्टेट टर्म्स टू अदर कम्युनिटीज। वी डोंट हैव एनी राइट दैट आप अपने को ये बोलो ये ना बोलो। हाँ, आपको हक है, आप चाहे तो उनको वनवासी बोलो, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन मैं उसको जंगलवासी बोलता हूं, आपको क्यों विरोध होना है? मूल निवासी बोलता हूं, आपको विरोध नहीं होना है। वैसे भारत में रहने वाले आप और हम इस देश के मूल निवासी हैं। प्लीज ट्राई टू। अब देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद वालों ने, जबलपुर वालों ने एक 2 वेबिनार किया कि खोलो बेटा, खोलो, 2 वेबिनार किया, ट्राइब्स क्यों मतांतर हो रहे हैं, इसको कैसे रोकना है। मैंने 3 बातें रखी, वो आपको भी रखना चाहूंगा। एक, जनगणना के समय में ही भारत के सभी लोग ट्राइब्स के लेकर क्यों इतना चिंतित होते हैं, इसके पहले क्यों चिंतित नहीं होते? ट्राइब्स की लड़कियां बेची जाती है तो समाज कुंभकर्ण निद्रा में होते हैं। ट्राइब्स का दुरुपयोग नक्सलाइट करते हैं। आपका मतलब हमारा अंतःकरण हिलता नहीं, डिगता नहीं। इलेक्शन टाइम में ट्राइब्स को हम बहुत याद करते हैं, वो हमारे लिए देवता बन जाते हैं, वो हमारे लिए भारत के मूल निवासी बन जाते हैं। क्यों? आप सोचिए ना, क्योंकि कम से कम देश में एक मैं आदमी हूं, मैं भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र चिंतक हूं। इलेक्शन जनगणना के अलग होकर भी हम सब मिलकर ट्राइब्स को लेकर चिंता करें। मैंने देखिए, जब
माननीय मोहन जी भागवत जी ने भोपाल में 6 महीने पहले एक पत्रिका गोष्ठी की और कहा कि हमको इस पर बहुत चिंता करनी है। हिंदी पेपर वालों ने मुझसे मेरा इंटरव्यू लिया, मैं आंध्र प्रदेश में था, आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि ट्राइब्स आर हिंदूज, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरा नाम राम है, लक्ष्मण है, गीता है, नर्मदा है, गंगा है हमारे समाज में। हम सूर्योपासक हैं, चंद्रोपासक हैं, शिव के उपासक हैं, गंगा माता के उपासक हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। तब मैं अभी भी कहीं भी जाता हूं, ट्राइब्स होते हैं मेरा विरोध करते। आप कैसे बोले कि वो हिंदू हैं? मैं उसका अपने आप को डिफेंड करता हूं। मेरे कहने का मतलब है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपनी वैयक्तिक आइडियोलॉजी को आप अपने पास रखे। मेरी वैयक्तिक आइडियोलॉजी का आपको सत्कार सम्मान करना होगा, अदरवाइज मैं क्यों सम्मान करूं आपका? आप मुझसे सम्मान चाहते हैं, दूसरों से सम्मान चाहते हैं, तो दूसरों का भी सम्मान करने की फितरत आप में होनी चाहिए। नहीं होगी, आप बोलते रहेंगे रिजर्वेशन के खिलाफ, आप लगातार बोलते रहिए, लेकिन जब ट्राइब्स की बात आएगी आप बोलेंगे कि वो हिंदू है। अरे भैया, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है और खाना नहीं मिल रहा है। अमरकंटक में मैंने सर्वे किया, वहां 20 गांवों का मैंने सर्वे किया, ट्राइब्स हैमलेट का। 37% women are suffering from cancer. 37%. At the age of 32, 68, they are all suffering from cancer. 7% women, अब वो 20 गांव के हैं, 7% women are suffering from leprosy, कुष्ठ रोग से वो सफरिंग कर रहे हैं। हमारे इंडियन हेल्थ रिकॉर्ड्स में leprosy does not exist in India. क्या मतलब, हकीकत को कभी हम ध्यान देना भी जरूरी है। और ये हमारे भाई साहब ने जो अध्यक्षता, संतोष कुमार शुक्ल जी ने जो बात कही ना, हमको काम करने से होगा। 200 बरस हम बहुत बात की और हम केवल बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, शब्दों पर बहुत ध्यान देते हैं। ये नहीं है, हमको काम पर ध्यान देना होगा। जैसे ट्राइब्स अपने आप को भारतवासी मानते हैं, आप सभी को अपने आप को भारतवासी मानना होगा। भारतवासी केवल बातों से भारतवासी नहीं, कामों से हमको प्रूव करना होगा हम भारतवासी हैं। हम भारतवासी हैं, ट्राइब्स भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं। तो आई रिक्वेस्ट द हाउस, चाहे तो आप योगेंद्र जी, आप और एक ना रखिए कि the problems of tribes, क्यों ट्राइब्स मतांतर करना चाहते हैं, इसको गहराई से सोचने का धैर्य बड़े इस देश के बड़े लोगों में नहीं है। आप ऊपरी सतह पर, आप हमेशा ब्रह्मपुत्रा के ऊपरी सतह पर तैरना चाहते हैं। गहराई में जाने का धैर्य रखने की कोशिश करिए। मुझे धैर्य है, मैं धैर्यपूर्वक कहता हूं, आप धैर्यशाली बनिए। काम में, बातों में धैर्यशाली बनने से काम नहीं चलेगा। धैर्यशाली बनिए, ब्रह्मपुत्रा की गहराई में गोताई लगाने की। हम दोनों गोते लगाएंगे, हमको मालूम होगा हीरे कहाँ है, मोती कहाँ है, पत्थर कहाँ है। पत्थर को हम हीरे मोती बना समझ कर बैठे हैं, मोती और हीरे पत्थर का रूप हम देना चाहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, डोंट डिक्टेट टर्म्स टू अदर्स, प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया मेरी बात, मैं समाप्त करता हूं। प्लीज रेस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर पीपल। थैंक यू। सर एक मिनट, एक बात मैं कहूँ? यस सर, बताइए भाई साहब। राम जी, आपकी अनुमति से सर, आपकी अनुमति से सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम ये पूरा संस्कृत लिटरेचर मैंने पढ़ा, जहां जहां भी पढ़ा, जो भी लिटरेचर इस तरह के चाहे वाल्मीकि रामायण, वेद, पुराण या बात तक का कालिदास वगैरह का, हर जगह कहीं पर भी वो वनेचरा, वनवासिना, मैंने इस तरह के शब्द लिटरेचर में आए हैं। मैंने मतलब कहीं पर भी आदिवासी ना ऐसा शब्द कभी भी लिटरेचर में नहीं मिला। मेरे ऑल राइट। एक मिनट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या आज जिनको हम आदिवासी कह रहे हैं, ट्राइबल्स कह रहे हैं, क्या उनमें यह शब्द प्रचलित है? क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वो आदिवासी शब्द कह के अपना अभिज्ञान देते हैं, कहीं पर परिचय देते हैं? आप मैं आपको एक किताब भेजूंगा, आदिधम। आदिधम झारखंड के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर रामदयाल मुंडा जी ने वो किताब मैं आपको सर, आदिधम कहना और आदिवासी कहना, इन दोनों में फर्क है। होता मैं क्यों निवेदन करना चाह रहा हूँ सर, किसी की भावना आहत करने का नहीं मेरा विचार है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि जब हम माने इस तरह के शब्दों को वो कॉइन करके और समाज में फूट डालने की बात कि नहीं भाई देखो वो तो नहीं, फूट नहीं कैसे डालेंगे? मैं खुद ट्राइब हूं ना। अब मुझे कौन कंफ्यूज कर सकते हैं? वही तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाते हैं। नहीं, देखिए, पढ़े लिखे लोगों में अभी जो मतांतर हो रहे हैं, 17% पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, तो वो 17% पढ़े लिखे लोग हैं। सर, मैंने कहा आ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बौद्ध धर्म का भी अच्छा अध्ययन किया है, बौद्ध साहित्य का। उस समय ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण जो है वो बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हो गए। क्यों? लोभ के कारण। उनको लोभ मिलता है, प्रलोभन जब मिलने लगेगा कि ऐसा बोलोगे तो हम ये दे देंगे, ऐसा बोलोगे तो हम ये दे देंगे, तो वो उनको हम पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं। वो तो लोभ के वशीभूत होकर के ऐसा करते हैं। तो ये चर्चा हम आगे कराएंगे सर। आपका जो यही सर ने अभी कहा कि हमें आगे एक चर्चा और करनी पड़ेगी। हाँ, एक बड़ी चर्चा इसको लेकर के, और ये समाज में ये बात जानी चाहिए कि सब मिल करके नहीं, राम भाई साहब, केवल इंफॉर्मेशन के लिए हाउस को बताना चाहूंगा, कर्नाटक और आंध्रा में मेरा जो ट्राइब है, मेरा ट्राइब का नाम वाल्मीकि है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। चलिए, ऑल राइट, आगे बढ़ी। जी आगे बढ़ी। तो सर योगेश जी आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। जी। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा सर। वैसे तो प्रश्न तो अब जिज्ञासाएं कंटिन्यू आ रही हैं, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है। एक संयमित रूप से हमने इस कार्यक्रम को समाप्त भी करना है और कुछ लोगों को अपने मीटिंग्स में भी जाना है। तो योगेंद्र जी, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। योगेंद्र जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्रश्न बहुत है तो आप एडमिन बनकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। सब प्रश्न हम सबको जोड़िए, हरराम जी को जोड़िए, मुझे जोड़िए, दिव्य ज्योति जी को जोड़िए, शुक्ल जी को जोड़िए, और सभी प्रश्न उसमें डालिए। हम चर्चा को आगे रखते हैं, जिंदा रखते हैं। सर, मैंने सारे प्रश्नों को एक जगह लिखित ले लिया है और इस कार्यक्रम को, मतलब ये कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप की अपेक्षा मेरे मन में अचानक विचार आया है कि एक पैनल डिस्कशन ही रखा जाएगा। वाह 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 वाह, और अच्छे से चीजें सामने को आए। चलो, थैंक यू। इस कार्यक्रम को अपूर्णता की ओर लेके जाते हुए अपने शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर श्रीमान दिव्य ज्योति महंत सर, आपसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि अंतिम में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, योगेंद्र जी नमस्कार।
শ্রীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার परम गुरु। शंकरदेव जी असम के गुरु हैं और वेद में मिलता है कि या क्रतवो यांतो विश्वता, ये दोनों भावनाओं से आज इस विशेष कार्यक्रम के लिए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में सभी विद्वान लोग शामिल हैं, शिक्षक, शोध सत्र और विशिष्ट व्यक्ति। ये सभी को शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से मैं नमन करता हूं। विद्वत लोग के अनुसार शरीर, प्राण, मन, बुद्धि तथा आत्मा के लिए ज्ञान, शील, विवेक और पुरुषार्थ का शिक्षा की विकास के लिए जरूरी आयाम है। ये सारे व्यवस्था का बोध कराना ही शिक्षा और शोध का लक्ष्य है। शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन असम के शिक्षा, संस्कृति, समाज के विकास के लिए समर्पित एक संस्था है। अब तक कुछ काम कर रहा हूं। हमारा मार्गदर्शक डॉक्टर पवन जी तिवारी और जो विद्वत लोग हम इसी शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, ये सभी ने शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन के ओर से असम के विकास के लिए काम करने के लिए समर्पित है। फाउंडेशन ने जेएनयू अधिकारी को एक संयुक्त सहयोग के लिए एक वेबिनार के लिए अनुरोध किया था और ये अनुरोध को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अधिकारी ने सम्मति दी। आज इसके कारण यह वेबिनार संभव हुआ है। फाउंडेशन के ओर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय और स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सिर्फ फोन के माध्यम से बातचीत करके भारतवर्ष का विशिष्ट शिक्षाविद प्रोफेसर टी.वी. कत्तिमनी जी, वाइस चांसलर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा जी, वीसी रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश और प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी जो जेएनयू का संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज का डीन है, ये तीनों का साथ संपर्क किया था और उन लोग के इतना व्यस्त होने के बावजूद भी शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन का ये आमंत्रण स्वीकार करके आज तीनों ने इस वेबिनार पर रहकर हम लोग को उत्साहित किया है। लेकिन दुख की बात यह है, शायद कई टेक्निकल कारण और हम लोग को ये जानकारी भी था कि प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा जी का और एक जरूरी बैठक भी था, तो ये तीनों को शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन की ओर से और जेएनयू का ओर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और विनम्रता से नमन करता हूं। यहाँ डॉक्टर हरिराम मिश्रा जी जो भारत के एक प्रमुख विशिष्ट व्यक्ति है, हमारा एक परम मित्र है और रिसर्च फाउंडेशन का, शंकरदेव रिसर्च फाउंडेशन का भी वो एक मार्गदर्शक है, वो भी हम लोग का साथ दे रहा है, इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देता हूं। श्रीमान योगेंद्र यादव जो जेएनयू का एक प्रखर शोध छात्र है, उन्होंने ये टेक्निकल सपोर्ट देकर संचालन अभी मेरे भी एक सुझाव दे रहा हूँ। योगेंद्र यादव नहीं है, उसको तो हम लोग भारद्वाज, यस श्रीमान योगेंद्र भारद्वाज जी ने ये टेक्निकल सपोर्ट देकर हम लोग को सहायता किया, उनको हम लोग धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद करता हूँ आगे जाकर वे एक समाज का विशिष्ट व्यक्ति बने। और हम लोग मंगलाचरण के लिए सुकन्या बरुआ को धन्यवाद देता हूँ। आज का कार्यक्रम सफल नहीं होता
यदि विशिष्ट व्यक्तियों ने यहाँ प्रतिभागिता नहीं किया होता। इसलिए सभी पार्टिसिपेंट्स को फाउंडेशन के ओर से धन्यवाद देता हूं। अंत में मेरा सभी मार्गदर्शक जिनके परामर्श बिना ये वेबिनार संभव नहीं हो सकता था, वो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड सभी को प्रणाम करता हूं और इसी से ये धन्यवाद प्रस्ताव का विराम देता हूं। सभी को नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारी एक टीम इसके पीछे काम कर रही थी 4-5 दिनों से अहोरात्र। विकास जी अपने, और धीरज जी, सुमन्या जिन्होंने मंगलाचरण किया, और लाल जी, आप सभी का सहयोग प्राप्त हुआ और हमने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से संपन्न कराया। अंत में कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन करते हैं। ये कार्यक्रम का अगला पुष्प भी आएगा, तो उसमें उसकी सूचना ईमेल आदि के माध्यम से जितने भी दर्शक गण हैं उनको प्राप्त करा दी जाएगी। तो हम लोग सन्नद्ध रहते हैं कल्याण मंत्र के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् ओम शांति शांति शांति।